Hey, so hello everyone, this is Akash Kandai and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इंड एस 116 का एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट जो लोगों को लगता है डिफिकल्ट, लेकिन मेरी गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद इट विल बी नो मोर डिफिकल्ट, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। और वो कंसेप्ट है सेल एंड लीज बैक का, राइट? तो इस वीडियो के अंदर वो चीज कवर करेंगे। उसके अलावा जो भी सेल एंड लीज बैक वाले नोट्स है इंड एस 116 का, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मुझे पता है काफी बच्चों को नोट्स चाहिए रहते हैं, तो मैं ये जो सेल एंड लीजबैक के जो नोट्स यूज करूंगा मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज जाके ज्वाइन कर लेना। बिकॉज अगर मैं कोई भी वीडियो लूंगा तो उसका जो पर्टिकुलर नोट्स है, कुछ बोर्ड नोट्स वगैरह है, वो मैं मेरे टेलीग्राम पे ही डालता हूँ। कुछ भी अपडेट रहेगा वहीं अपडेट करता हूँ। तो जाकर कृपया करके ज्वाइन कर लेना, आपके एग्जाम तक के लिए ज्वाइन कर लेना, उसको रेलिवेंट है आपके लिए वो, अगर आपको यूजफुल लगता है तो। ठीक है। और उसके अलावा ये ध्यान रखना, जब आप सेल एंड लीजबैक देख रहे हो तो आपको लीजेस का बेसिक अकाउंटिंग मालूम होना चाहिए। मतलब लेसी का अकाउंटिंग कैसा, लेसर का अकाउंटिंग कैसा। अगर आपको उसमें दिक्कत है तो पता है क्या करो, सर्च करो इंड एस 116, है ना, रिवीजन। तो मैंने रिवीजन में एक बेसिक ओवरव्यू दिया हुआ है 116 के बारे में। तो लेसी का बेसिक अकाउंटिंग, जैसे लेसी क्या करता है, आरओयू एसेट बुक करता है, एलएल बुक करता है, बस इतना भी पता तो काम हो जाता है मेरा, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो वो कौन से वैल्यू पर बुक करता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो के ऊपर बुक करता है, इतना पता है ना, काम हो गया मेरा। ठीक है। तो ये हम इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, सेल एंड लीजबैक का मजा आ जाएगा। ठीक है। तो आप देखना ये वीडियो, एंजॉय करना, पसंद आए कमेंट जरूर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स लगता है बाय करने हैं तो मेरे जो भी लेक्चर्स है FRK इट इज अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com, जो भंवर बुराना सर की वेबसाइट है, उस पर मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जाके वहां से बाय कर सकते हो। ठीक है। तो एंजॉय द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे दिल के काफी करीब है कंसेप्ट। ठीक है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, बहुत इजी है, एकदम एकदम इजी एकदम। हाँ, सेल एंड लीज बैक, आ जाओ लिखते हैं। हेडिंग दे दो, नया पेज पे दे रहा हूं मैं हेडिंग। सेल एंड लीज बैक। तो सपोज, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल एंड लीज बैक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल एंड लीज बैक? चलो समझने का ट्राई करते हैं। सपोज दो पार्टी है, एक है आकाश कंदई और एक अपन ले लेते हैं लकी ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जिनल, ध्यान दो इधर। ठीक है। एक है आकाश कंदई और एक है लकी। सपोज आकाश कंदोई के पास एक असेट है, ये मेरा घर। वाह क्या ड्राइंग बनाई है सर। ये घर है मेरे पास, ठीक है। तो है ना, ये आकाश कंदोई के ना पैसे की बड़ी जरूरत थी। ये बहुत गरीब आदमी है, मैं गरीब हूं, मेरे माँ बाप मुझे गरीब पैदा किए, मैं गरीब हूं। तो ये बहुत गरीब आदमी है भाई। ठीक है। तो इसने ना क्या किया, इसने ना लकी को अपना घर बेच दिया, बेचारा, एकदम बेचारा है आकाश कंदई। तो ये इसने क्या किया, सेल कर दिया। चलो ये वाला कटोरी बाद में बनाएंगे, पहले ऐसा बोलता हूँ। इसने कर दिया सेल, किसने कर दिया सेल, आकाश कंदोई ने लकी को अपना घर बेच दिया। तो आकाश कंदोई इसमें क्या हो गया, आकाश कंदोई इसमें हो गया सेलर, और लकी इसमें कौन हो गया, लकी इसमें हो गया बायर। बराबर क्या, ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर। ठीक है। अब मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। ठीक है। असेट का कैरिंग अमाउंट वॉज 50 करोड़। ठीक है। उसके अलावा असेट की फेयर वैल्यू इज इक्वल टू ₹75 करोड़। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे बुक्स में ये घर 50 करोड़ पे दिख रहा है, लेकिन बाजार में इसकी वैल्यू 75 करोड़ से कम नहीं है। इसकी मार्केट में फेयर वैल्यू 75 करोड़ है। तुम मुझे बताओ मैं लकी को कितने में बेचूंगा, मैं लकी को यही एसेट कितने में बेचूं, 50 में बेचूं या 75 में बेचूं, सोच समझ के बताओ। मैं लकी को ये घर कितने में बेचूंगा, 50 में बेचूं कि 75 में बेचूं, बताओ। परफेक्ट आंसर। आप बोलोगे सर
कैरिंग अमाउंट से क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर की तो बाजार में वैल्यू 75 है ना, तो हम तो 75 में बेचेंगे। ठीक है, तो 75 में बेच देते हैं इसको। तो मेरा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो ₹75 करोड़। यहां तक तो क्लियर है अपने को? हाँ सर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। शांति से करना, कोई घाई नहीं है अपने को, ओके। तो आकाश बेचारे ने अपना घर लकी को बेच दिया, और जैसे ही आकाश ने अपना घर लकी को बेचा, आकाश तो बेघर हो गया। आकाश तो बेचारा बेघर हो गया, बेघर। तो आकाश बेघर होने के बाद एक कटोरा लेकर रास्ते पे आ गया, है ना। बेचारा इतना गरीब हो गया कि उसके पास सिर्फ एक कटोरा बचा है, और वो रास्ते पे आ गया। और एकदम गरीब, मतलब घर, घर क्यों बेचना पड़ा, क्या करे, मजबूरी। तो बस एक कटोरा बचा है अभी। तो कटोरा लेकर अपन आ गए रास्ते पे और बोला भाई कुछ कर दो हेल्प, है ना। तो मेरी हालत इस लकी से देखी नहीं गई। मेरी हालत इस लकी से देखी नहीं गई। लकी की आंख से आंसू। लकी आंसू निकालते निकालते बोला सर आपकी यह हालत हो गई, ये कैसे हो गया सर? मैं बोला कैसे हो गया मतलब क्या, तूने मेरे से मेरा घर छीन लिया? तो लकी बोलता छीना थोड़ी ना सर, पैसा तो दिया ना आपको 75 करोड़। मैं बोला अरे देवा, पैसा तो है अपने पास, लेकिन फिर याद आया ये पैसे का रिक्वायरमेंट था मेरे को। ठीक है, तो अब सुनो किया क्या, लेकिन मेरे पास घर नहीं है रहने को अभी भी। तो जब मैंने अपना मेन घर बेच दिया लकी को, तो मुझे घर तो चाहिए रहने के लिए। तो लकी ने क्या बोला, लकी ने बोला कि सर आपको घर चाहिए रहने के लिए, तो मैंने वैसे भी ये घर खरीदा है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। लकी बोल रहा है मैंने भी वैसे ये घर खरीदा है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो आप ही ये घर वापस रेंट पे ले लो, आप ये घर वापस रेंट पे ले लो। मैंने बोला हाँ, मैं कोई दूसरा घर रेंट पे लूंगा, उससे अच्छा मैं मेरा ही घर रेंट पे ले लेता हूं, है ना। तो सर बेचा क्यों आपने? अरे मुझे इमीडिएट बहुत सारे पैसे चाहिए थे भाई, तो इसलिए मैंने बेच दिया, लेकिन रहने को घर नहीं है, तो मंथली भाड़े पे देकर काम चला लेंगे, मंथली या ईयरली भाड़े पे देकर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी से ये असेट वापस लीज पे ले लिया। बन जा भाई, अच्छा सा बन गया, बराबर। तो हमने क्या कर लिया, इसको लीज बैक कर लिया, लीज बैक, बराबर। क्या क्या कर लिया, इसमें अपन ने लीज बैक कर लिया। तो अब ये जो लीज वाले ट्रांजैक्शन की बात अगर मैं करूं, तो लीज वाले ट्रांजैक्शन में लकी कौन हो गया, लकी लेसॉर था ना, क्योंकि बेचने के बाद असेट लकी के पास आ गया, बराबर। लकी ने मुझे ये वापस से लीज पे दे दिया, तो मैं कौन हो गया, मैं गरीब नहीं हुआ, मैं लेसी हो गया ना उस केस में, मैं हो गया लेसी, मैं लेसी हो गया। तुम समझे क्या? और लकी ने ऑफकोर्स मुझे फ्री में तो लीज पे दिया होगा नहीं, लकी ने रखी कुछ कंडीशंस कि सर लीज होगी 10 साल की, 10 ईयर्स की, लीज पेमेंट होगा 10 करोड़ पर एनम का, है ना, और डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा @ 10% का। 10 साल की लीज 10 करोड़ रुपया लेगा मेरे से, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%। ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो तो ये हो गया, समझा सेल एंड लीज बैक का मतलब क्या होता है। मैंने किया सेल, और जिसको सेल किया उसी से वापस से क्या कर लिया, लीज पे ले लिया। ठीक है, अब मुझे अकाउंटिंग किसके बुक्स में सीखनी है, अपन पहले आकाश कंदोई की बात कर लेते हैं। ये गरीब आदमी ना आकाश कंदोई, इसकी बात कर लेते हैं। तो अपने को इसकी अकाउंटिंग करनी है ना। आपने को इसकी क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। सेल की अकाउंटिंग भी करनी है, आकाश कंदोई ने सेल भी किया है और आकाश कंदोई ने लीज पे भी लिया, तो ये लेसी है, तो इसकी अकाउंटिंग करनी है। आप कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, सर कैसे करेंगे, मैं बताता हूं आपको। कोशिश करते कुछ एंट्रीज फ्रेम करने का। तो जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ एके लिमिटेड, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एके लिमिटेड। आप दो एंट्री मारोगे ना, है ना, आप दो एंट्री मारोगे। एक तो आपने सेल किया, उसकी एंट्री मारोगे। 50 करोड़ का असेट आपने 75 में बेचा, तो एक इस आप सेल की एंट्री मारोगे। तो कैसे मारेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहला सेल की एंट्री, तो हम ऐसा बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया 75 करोड़, टू पीपी अकाउंट कितना आया, इसको बाहर आप करोगे एट कैरिंग अमाउंट 50 करोड़, बराबर। टू क्या करेंगे, टू प्रॉफिट हो गया मेरे हिसाब से, टू पीएनएल बोल दो,
टू पीएनएल बराबर कितना 25 करोड़। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी टू पीएनएल, ये आपने पहले सेल की एंट्री मारी। सेकंड, फिर इसने लीज बैक करा तो आप लीज की अकाउंटिंग करोगे। लीज के अंदर ये लेसी था ना, लेसी, तो सर लेसी क्या बुक करता है? लेसी बुक करता है आरओयू, अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, लेसी अकाउंटिंग करता है आरओयू टू एलएल। अब कैसे बुक करेगा सर? है ना अपने पास 10 करोड़ पर एनम है, 10 ईयर्स का लीज, 10% रेट है, तो ये इसका क्या रहेगा? आप बोलोगे 10 CR इंटू एनुइटी फैक्टर ऑफ 10 ईयर्स एट द रेट 10%। तो निकालो 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT इंटू 10, 61.45 आता है या 61.445 ऐसा कुछ, तो 61.45 ले लेते हैं। तो 61.45 करोड़ और 61.45 करोड़, ये हो गया सेल, ये हो गया लीज बैक का अकाउंटिंग लेसी के बुक्स में। सबको समझता है कितना सिंपल है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या परफेक्ट, मजा ही आ गया, एकदम फील आ गई भाई साहब। या कॉपी इतना आसान होता ना तो मजा नहीं आता है सर। सर No, 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 no. पचका सर, क्या किया सर? अरे ऐसे नहीं करना है। अब ये बताओ सर, ये गलत क्यों है? हमने तो बराबर तो किया है, सेल बोला सेल का एंट्री किया, लीज बोला लीज का एंट्री किया, क्या गलत है सर इसके अंदर? सिर्फ एक गलत है, सिर्फ एक चीज गलत है। सुनो क्या गलत है, मैं पता है ये क्यों करके मार्क कैंसिल करवाता हूं, क्योंकि एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाला जवाब ये होता कि सर सेल की मारो लीज की मारो। अगर मैं ये नहीं कराता ना तो मैं जो राइट वाला है वो करा के छोड़ देता, फिर आप मेरे को बाद में आके यही पूछते सर ऐसा क्यों नहीं किया। तुम समझ रहे हो? तो पहले ही बोल दिया ये नहीं हो सकता, है ना। चलो अब सर गलत क्या है इसके अंदर? गलत क्या है? गलती ध्यान से समझने का ट्राई करना। जब आप असेट के ओनर थे, वेन यू आर द ओनर ऑफ द असेट, तो आपके बुक्स में असेट 50 करोड़ पे था, मानते हो ये बात? जब आप असेट के ओनर थे तो 50 करोड़ पे आपका असेट दिख रहा था, है ना। जब आप उस असेट को ओन करते थे तो आपने असेट को 50 करोड़ पे रिकॉर्ड करके रखा था। आज आपने उसको लीज पे लिया है ना, आपने उसको लीज पे लिया है और लीज वाले असेट की वैल्यू 61.45 है और लीज वाले असेट की वैल्यू 61.45, मतलब जब तुम ओनर थे तो 50 करोड़ की वैल्यू, जब तुमने लीज पे लिया तो और महंगा, मतलब जब वो तुम्हारी थी, जब वो तुम्हारी थी तब उसने तुम्हारी कदर नहीं करी। अब जाने के बाद तुम कहते हैं कि वो तेरी और इज्जत करती है, ये कैसे पॉसिबल है? जब असेट के तुम ओनर थे तो असेट 50 करोड़ का, और जब तुमने असेट को थोड़े से समय के लिए लीज पे लिया है तो 61.45, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? तुम समझ रहे हो? तकलीफ समझी मेरी तकलीफ? तो ये तकलीफ है मेरी, ठीक है। चलो तो अब करे क्या इस केस में? नहीं राधा वो रॉन्ग है, आप जो बोल रहे हो वैसा नहीं करना है, सुन लो। तो करना कैसा देख लो इधर। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, सेल एंड लीज बैक का अकाउंटिंग कैसे होता है, एकदम इजी वे में समझाऊंगा, समझने का ट्राई करना। हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं? सेलर लेसी के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। बस करना क्या आपको, इंस्टेड ऑफ पासिंग डिफरेंट एंट्रीज, इंस्टेड ऑफ पासिंग डिफरेंट एंट्रीज यू जस्ट पास कंबाइन एंट्री। आप इसे कंबाइन एंट्री पास करो। सर इसका मतलब बताता हूं, सेल में हुआ क्या है? सेल में क्या हुआ आपको चित्र ध्यान दे दो, कॉपी बाद में कर लेना। सेल में क्या हुआ है? आप एक कंबाइन एंट्री पास करने का। कंबाइन एंट्री कैसे पास करोगे? आप बोलोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया ना पहले,
2 PP जो बाहर गया वो, बराबर। ये सेल की आपने एंट्री रिकॉर्ड करी। उसके अलावा इसकी अमाउंट क्या रहेगी, 75 करोड़ और 50 करोड़, ठीक है, 75 और 50 करोड़, ओके। दूसरा दूसरा लीज की भी अकाउंटेंट डाल दो। लीज में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, आप रिकॉर्ड करते हो ROU असेट, ROU अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, बराबर। लीज लाइबिलिटी क्या होता, लीज लाइबिलिटी तो इतना ही है 61.45, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, इट इज 61.45 करोड़, ठीक है। बस अब ROU 61.45 नहीं हो सकता, ये 61.45 नहीं हो सकता, ठीक है। पहले ये बात समझ लो, लफड़ा इधर ही है, सिर्फ यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सिंपल है, ठीक है। तो ये सर कितना रिकॉर्ड करेंगे, आपको समझा 61.45 क्यों नहीं हो सकता, अरे जब तुम ओनर थे तो 50 का था, तो लीज पे महंगा कैसे हो सकता है, और समझे तुम, तो ये गलत है। तो कैसे करेंगे सर, इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैसे असेट की वैल्यू कितनी थी वैसे, इट वॉज, देख लो कैसे थी, इट वॉज 50 करोड़, असेट की वैल्यू वॉज 50 करोड़। आपको देखना है 50 करोड़ आपके बुक्स में दिख रहा था ना, ठीक है, 50 करोड़ आपके बुक्स में दिख रहा था, मल्टीप्लाई बाय असेट का फेयर वैल्यू कितना था, 75 था। असेट का फेयर वैल्यू हुआ 75, आपने बेचा 75 में ना, उसमें से आप लीज के फॉर्म में कितना कंपेंसेट कर रहे हो, उसमें से आप लीज के फॉर्म में 61.45 कंपेंसेट कर रहे हो। मतलब आउट ऑफ 75 विच यू रिसीव्ड, यू आर ऑलरेडी कंपेंसेटिंग हिम 61.45, तो आपको इसका प्रोपोर्शन लेना है। तो आप बोलोगे कैरिंग अमाउंट इनटू 61.45 डिवाइड बाय 75 करोड़, कैरिंग अमाउंट इनटू जितना आप उसको वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, रीएम्बर्स कर रहे हो, डिवाइड बाय द फेयर वैल्यू। अगर आपको इसका और बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, जब आपकी कैरिंग अमाउंट 50 करोड़ थी तो आपकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 75, बराबर। इसमें से आप 61.45 लीज रेंटल में पे कर रहे हो, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स है, इतना आप उसको कंपेंसेट कर रहे हो, 75 रिसीव करा, उसमें से इतना तो आपने पे ऑफ भी कर दिया, तो इसका प्रोपोर्शनेट ROU कितना रहेगा, दिस विल बी आवर प्रोपोर्शनेट ROU। 50 करोड़ के असेट की वैल्यू 75 थी, 75 में से आप 61.45 तो उसको वापस रीइंबर्स कर रहे हो, बराबर। तो इसकी प्रोपोर्शनेट ROU कितनी होगी, तो प्रोपोर्शनेट ROU निकालेगा कोई, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आएगा आपको, यही फॉर्मूला ऊपर लिखा है मैंने बस। तो मैं बोलूंगा 50 इंटू 61.45 डिवाइड बाय 75, 40.97 आता है मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40.97 आता है, तो इट इज 40.97। वापस से बता दूं, हमारी असेट की वैल्यू जब 50 करोड़ थी कैरिंग अमाउंट, तो फेयर वैल्यू 75 थी, आउट ऑफ 75 यू आर रीएम्बर्सिंग 61.45, तो इसका प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट कितना होता, तो आपने वो निकाला 40.97। टेंशन मत लो, अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है अपने पास, तो वो कैलकुलेशन आप ही करने वाले हो, तो हो जाएगा आपसे, ओके, ठीक है सर। तो 40.97 पे आप ROU को रिकॉर्ड करोगे, मतलब डे 1 पे क्या आपका ROU और LL सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है क्या, नहीं, अलग वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है। अभी कुछ डिफरेंस आ रहा है, आप अगर देखोगे डिफरेंस आता है कुछ, डेबिट वाला ऐड करते 75 प्लस 40.97, 75 प्लस 40.97 माइनस 50 माइनस 61.45, हाँ, इधर आता है 4.52 का डिफरेंस। ये कहां ट्रांसफर करेंगे, दिस यू विल ट्रांसफर टू PNL। सर क्या, वाई PNL सर, वाई PNL सर, ये आपका रियल गेन है, जो आपने असेट बेचा ना, तो ये उस असेट का गेन है। सर बेचने पे गेन तो हमारा 25 करोड़ का था, आपने सिर्फ 4.52 क्यों रिकॉर्ड करा, वाई इट इज ओनली 4.52, है ना। एक बात बताओ, ये ऐसा क्यों आ रहा है सर, आई टेल यू, मैं आपको इसका लॉजिक देता हूं, लॉजिक, इसका लॉजिक इज बिलो, मैं आपको इसका लॉजिक देता हूं, ठीक है, समझाता हूं, देख, वाई नॉट 25, वाई 4.52, तो मैं आपको दे रहा हूं एक्स्ट्रा प्रूफ स्लैश लॉजिक ऑफ प्रॉफिट, ये दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके, एग्जाम में देना मत, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब आपने 50 करोड़ का असेट सेल किया तो आपका प्रॉफिट कितना था, 25 करोड़,
जब आपने 50 करोड़ का माल बेचा तो आपका प्रॉफिट 25 करोड़ था। लेकिन जब आप सेल करके लीज बैक कर रहे हो तो आपने 50 करोड़ का माल बेचकर 40.97 तो वापस रिकॉर्ड कर लिया। आपने 50 करोड़ का सेल करके 40.97 तो वापस रिकॉर्ड कर लिया। तो इफेक्टिव सेल आपने कितना किया है? आपने इतने का माल बेचा और इतना तो री रिकॉर्ड भी कर लिया। अबे तूने किसी को 50 करोड़ का माल बेचा और 40.97 वापस से तुमने रिकॉर्ड कर लिया असर के नाम पे। तो इफेक्टिव सेल तुमने कितना किया है? तुमने इफेक्टिव सेल 50 का किया ही नहीं है, तुमने इफेक्टिव सेल 50 माइनस 40.97 का किया है। 50 का माल बेचकर 40.97 री रिकॉर्ड कर लिया। तो इफेक्टिव सेल कितने का किया है? तो हमने इफेक्टिव सेल, परफेक्ट आंसर तेजस्विनी, हमने किया है 9.03 का। दिस इज आर इफेक्टिव सेल। वाई इफेक्टिव सेल? वाई इफेक्टिव सेल 50 करोड़ का माल बेचकर हमने 40.97 हमने वापस रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड अगेन। तो आइडियली आपने बेचा ही नहीं है ना उतना माल। तो आपने बेचा इफेक्टिवली कितना? आपने इफेक्टिवली 9.03 बेचा है। तो जितना बेचा है उसी पे गेन रिकॉर्ड होना चाहिए ना। जितना बेचा इफेक्टिवली उसी पे गेन रिकॉर्ड होना चाहिए। मारो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब 50 का बेच रहे थे तो प्रॉफिट 25 का आ रहा था। इफेक्टिवली आपने इतना ही बेचा है तो प्रॉफिट कितना आएगा? मारो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4.52 आएगा अप्रोक्स। आता है क्या 4.52 अप्रोक्स? आता है क्या 4.52 अप्रोक्स? आता है सर। 515 मतलब 52 के आसपास। इफेक्टिव सेल का ही प्रॉफिट आप बुक करोगे ना, ये हमने समझाया इधर। ये क्या था आपका? सेल एंड लीज बैक। और यही तो आ रहा है अपने को इस एंट्री से। सर हमको एग्जाम में ऐसी वर्किंग देनी पड़ेगी क्या? नहीं, इसको आप एग्जाम में सीधा बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कल को आप उठ के बोलोगे ना सर रट्टा मार लिया, ठीक है, लॉजिक ही नहीं समझ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर एक अमाउंट का लॉजिक दिया है। आरओयू को ऐसा क्यों रिकॉर्ड किया, इसका लॉजिक नीचू है, बराबर। क्या पीएनएल को इतना ही अमाउंट क्यों आया, 25 क्यों नहीं आया, इसका लॉजिक नीचू है। ये लॉजिक तुमको कोई नहीं देने वाला। देख लेना तुम अगर देख भी लोगे ना किसी का भी लेक्चर, वो तुमको बोल देगा ऐसा करना है, क्यों, क्या, कैसे, तुमको कोई नहीं देने वाला। समझ रहे हो क्या? क्योंकि जब ये कंसेप्ट आया था ना तो मेरा दिमाग घूम गया था। मैं बोला भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं डिप्लोमा इन आईएफआरएस का एग्जाम दे रहा था बेसिकली, तो मैं सोच रहा था ये क्यों आ रहा है, क्यों 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 ऐसा आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए, तब मेरे को समझ आया भाई ये ऐसा हुआ है करके। समझ आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ध्यान रखना। चलो मज़ा आ गया, ठीक है। कॉपी कर लो, कॉपी करना बाकी है तो डन, ठीक है। ये भी डन, ठीक है। हमारे दुश्मन देखेंगे किसी और का लेक्चर। अरे अरे वैसा नहीं बोल रहा था मैं, बट तुम समझ गया ना क्या बोल रहा था मैं, ठीक है। चलो सर कोई तो जर्नल एंट्री भी इतने प्यार से नहीं करता, आप तो हर चीज़ प्यार से दिल जीत लेते हो। थैंक यू यार, ठीक है। सुनो, मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा दूँ पूरा मैंने क्या बोला, है ना। सुन लो, मैं एक बार आपको वापस रिवाइज कराता हूँ मैंने क्या बोला। सुन लो, हुआ क्या था इधर, इधर हुआ है सेल और लीज बैक, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला, डायरेक्ट एंट्री मत मारना, डो नॉट पास द डायरेक्ट एंट्री। आप क्या करोगे, कंबाइन एंट्री पास करना। सेल 75 50, लीज बैक ROUL, ठीक है, ये किया, ठीक है। अब ये सेल प्रॉपर है, कैरिंग अमाउंट प्रॉपर है, LL प्रॉपर है, सिर्फ एक अमाउंट नया निकालना है, वो है ROU का। कैसे निकालेंगे, प्रोपोर्शनल निकालना है। 50 करोड़ का असेट का फेयर वैल्यू 75 था, बराबर। उसमें से हम 61.45 तो वापस से पे ऑफ कर रहे हैं, बराबर। तो उसका प्रोपोर्शनल आपको असेट निकालना है, इतना आप करोगे री रिकॉर्ड, बैलेंसिंग फिगर PNL। इसका लॉजिक आपको मैंने नीचे दिया। ये प्रॉफिट लॉस सिर्फ इफेक्टिव सेल पे आ रहा है। 50 का माल बेचकर इतना तो री रिकॉर्ड कर लिया, तो जो इफेक्टिव सेल उस पर प्रॉफिट आता है। ये सिर्फ चेक करने के लिए था नीचे वाला ओफो, आपको उसको एग्जाम में नहीं करना है। क्लियर?
ठीक है, चलो मजा आ गया। ये था सेल एंड लीज बैक। कहानियां खत्म नहीं होती है। सेल एंड लीज बैक में ना एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो तो और मजेदार है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजेदार पॉइंट है वो भी, एंड दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। सेल एंड लीज बैक एट ऑफ मार्केट टर्म्स। अगर सेल एंड लीज बैक हुआ है ऑफ मार्केट टर्म्स पे, फिर क्या होगा, इसकी अपने को डिस्कशन अभी करनी है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट टर्म्स सर, बताता हूं ना। ये जो दो लोग इन्वॉल्व थे सेल एंड लीज बैक में, इसमें आकाश के अंदर शरीफ था। ये लकी तुम जानते ही हो कैसा है, बराबर। लकी अच्छा आदमी नहीं है। राजीव रुक जा राजीव, ठीक है, तो लकी अच्छा आदमी नहीं है। तो सुनना हुआ क्या, इधर आकाश कंदोई और इधर लकी। लकी रुक जा राजीव, लकी सुनो, आकाश तो सेलर था बेचारा, है ना। अब सुनना, कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 50 करोड़। फेयर वैल्यू कितना था, 75 करोड़। ठीक है, लकी इसमें बायर था, ये था ना ऐसा कुछ। फिर इन्होंने वापस से क्या किया, इसको लीज बैक कर दिया। अरे बन, ये मेरी नदी बनती क्यों नहीं यार, बन गई बन गई बन गई। लीज बैक हुआ था तो ये बायर के साथ लेसोर बन गया था, है ना। हस्बैंड के साथ पिताजी बन गया, और ये इसको मैं क्या बोलूं, ये हस्बैंड बन गया तो नहीं नहीं नहीं, ये हस्बैंड के साथ पिताजी बन गया, लेसी। ठीक है, सेलर लेसी बायर लेसोर। अच्छा, लीज बैक के टर्म्स वगैरह कुछ थे, ठीक है, ये सब हुआ था कुछ। अब हमने क्या डिसाइड किया था, हमने क्या डिसाइड किया था कि कैरिंग अमाउंट 50 है और फेयर वैल्यू 75 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए थी, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए थी, सेलिंग प्राइस 75 होनी चाहिए थी, सेलिंग प्राइस 75 होनी चाहिए थी ना। अरे यस सर नो। तो आकाश कंदे ने पता लकी को क्या बोला, आकाश कंदे ने बोला लकी को, लकी सुनना, लकी को बोला लकी सुनना, 75 करोड़ से काम नहीं बनेगा, 75 करोड़ से काम नहीं बनेगा, है ना। तो मैं, लकी ने बोला कितना चाहिए, मैंने बोला 90 करोड़ दे दे। लकी 90 दे दे, 90। तो लकी बोलता 90 दे दूंगा, लेकिन ये गिल्ली गिल्ली किसिया करना बंद करो आप, ठीक है। तो मैंने ना चीटिंग करी, 75 का माल 90 में बेचा। अब तुमको क्या लगता है, लकी पागल है क्या, तुमको क्या लगता है लकी पागल है क्या कि मेरे से माल महंगे में खरीदेगा। मैंने जब लकी को सेल किया तो मैं बोलता सेल 75 में 90 में कर दे, तो लकी पागल है क्या कि वो मेरे से 90 में खरीदेगा। तुम बोलोगे हाँ लकी तो पागल है, अरे वैसा नहीं, मतलब लकी में भी दिमाग है ना यार, लकी के अंदर भी दिमाग है कि सर मैं क्यों खरीदूं, मैं पागल थोड़ी ना हूं। जस्ट बिकॉज मेरा नाम लकी है, जस्ट बिकॉज मेरा नाम ही लकी है, तो मैं ऐसा तो ना करूंगा सर, हाँ हो। तो लकी बोलता है मैं महंगे में क्यों खरीदूं। तो आकाश पता है क्या बोलता है, सुनना लकी, अरे टेंशन मत ले, लकी तेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लकी तेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हम जब लीज में एंटर करें, लीज टर्म कितना है, 10 ईयर्स है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% था। तो लीज पेमेंट कितना चल रहा था पहले, लीज पेमेंट 10 करोड़ पर एनम चल रहा था ना। तो मैंने लकी को बोला लकी मैं भी तुझे ज्यादा पे कर दूंगा, 12 करोड़ पर एनम पे कर दूंगा। तुम समझ रहे हो, मैं भी तुझे क्या कर दूंगा, मैं तुझे, तू आज मुझे ज्यादा पे कर दे 15 करोड़, मैं तेरे को 10 साल तक हर साल 2-2 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, मोटा मोटी मामला सेट हो जाएगा ना। तो लकी बोलता है सर अब बना ना कोजी मोमेंट, तुम समझे क्या। तो इधर इन लोग चीटिंग करने का ट्राई कर रहे हैं। मैंने लकी से डे 1 पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रिसीव कर लिया 15 करोड़, और करीबन करीबन मैंने उसको एक्स्ट्रा रीएम्बर्स करने का प्रॉमिस भी कर दिया। तो ये लोग कर रहे हैं चीटिंग, है ना। मतलब ओवर एंड अबोव 75 यू आर रिसीविंग सम मनी, एंड देन यू आर अगेन कंपेंसेटिंग हिम
बाय वे ऑफ एक्स्ट्रा लीज पेमेंट्स। चीटिंग समझे क्या? इसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक एट ऑफ मार्केट टर्म्स। सेल एंड लीज बैक एट ऑफ मार्केट टर्म्स। तो ऐसे केस में क्या करें, मुझे ये बताओ। सबसे पहली बात, स्कैम कंपोनेंट कितना है? हाउ मच इज द स्कैम कंपोनेंट हियर? व्हाट इज द स्कैम कंपोनेंट? अभी ये टर्म एग्जाम में मत यूज करना, स्कैम कंपोनेंट है तुम्हारे रेफरेंस के लिए। स्कैम कंपोनेंट कितना है बताओ। 15 करोड़ है, परफेक्ट। इट इज 15 करोड़ ना स्कैम कंपोनेंट, परफेक्ट आंसर। बस दिस इज, वो बोलता है इस 15 करोड़ को इट इज नथिंग बट लोन टेकन। ऐसा मान लो आकाश कंदोई ने सेल एंड लीज बैक के अलावा एक लोन के ट्रांजेक्शन में भी एंटर किया है, जहां उसने आज 15 करोड़ का लोन लिया है और बाद में वो 2 करोड़ एक्स्ट्रा रेंटल से उसको रीपे कर रहा है। तुम समझ रहे हो क्या? वो उसको बाय वे ऑफ लीज एक्स्ट्रा लीज पेमेंट उसको बाद में पे ऑफ कर रहा है। तो वो बोलता है इस 15 को आप लोन का ट्रांजेक्शन मानोगे और इसका अकाउंटिंग अलग से करने का। तुम समझ रहे हो क्या? हाँ राधा, अभी वो सही है, बराबर है। क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? यस। अभी ये मैं भाई बता दूं, ये स्कैम वर्ड एग्जाम में मत यूज करना। डोंट यूज दिस इन एग्जाम, डोंट यूज दिस टर्म इन एग्जाम। तो एग्जाम में क्या यूज करेंगे? ऑफ मार्केट टर्म्स कितना है? ऑफ मार्केट, इसको एग्जाम में क्या यूज करेंगे? ऑफ मार्केट टर्म्स कंपोनेंट, ऐसा वर्ड यूज कर लो। ये आपको समझाने के लिए मैंने से वर्ड यूज किया है। स्कैम कंपोनेंट कितना है, पहली चीज। सेकेंड चीज, आइडियली आइडियली लीज पेमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि 12 करोड़ है, ठीक है। चलो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो पहले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो आप बोलते हैं 12 करोड़ इंटू एनुइटी फैक्टर ऑफ 10 ईयर्स एट द रेट 10%, तो कितना आता? 12 नहीं, 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT इंटू 12, 73.73 आता ना, बराबर। ये पूरा का पूरा आपका लीज रेंटल्स नहीं है। दिस फुल कैन नॉट बी लीज रेंटल। ये फुल लीज रेंटल्स नहीं है। नहीं 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 नहीं, पूरा नहीं है लीज रेंटल। तो सर कितना है? अब मैं बोल दूं, आइडियली हमने क्या डिसाइड किया है? 15 करोड़ तो लोन का कंपोनेंट है, तो इस 73.3 में से ऐसा मान लेने का 15 करोड़, 15 करोड़ आप किसके लिए पे कर रहे हो? आप लोन रीपे कर रहे हो। बाकी जो बचता है बैलेंसिंग फिगर 58.73, ये जो बैलेंसिंग फिगर आपका बाकी बचता है, यही आपका लीज पेमेंट्स है, यही आपका लीज पेमेंट्स है। इसको प्लीज पिछले क्वेश्चन से मैच मत करने बैठना। मतलब आप ये मत बोलना इधर 58.73 आ रहा है, ऊपर वाले में सर ये 61 नहीं नहीं, अरे ये मैंने मन घड़त अमाउंट्स लेना तो मैच नहीं कर रहा है वो। तुम समझ रहे हो क्या? ऐसा ये मत बोलना सर 2 करोड़ एक्स्ट्रा था ना तो 2 करोड़ का प्रेजेंट वैल्यू लेते, नहीं 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 नहीं, ऐसा जैसा मैंने बोला वैसा करो। स्कैम कंपोनेंट आप हमेशा ये देखकर निकालते हो, समझ रहे हो तुम? यस। तो ये पूरा जो रेंटल्स है, इसको आप पूरा पूरा लीज रेंटल्स नहीं मानना। इसमें इसका निकालो प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से 15 करोड़ लोन रीपे हो रहा है और 58.73 ही लीज पेमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू है। बस इतना ध्यान रख लेना। तो पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में फर्क क्या था? ये स्कैम कंपोनेंट वाज द डिफरेंस। ये स्कैम कंपोनेंट को हमने अलग से अकाउंटिंग करना है, बराबर। आपने 90 रिसीव किया ना, मानना ही मत 90 रिसीव किया है, मानना आपने 75 ही रिसीव किया है। ये 15 करोड़ आपने एक्स्ट्रा लोन लिया है, ऐसा। सर इसकी जरा एंट्री वेंट्री तो बराबर समझेगा ना? अरे देता हूँ ना एंट्री, पहले ये लिख लिया तुमने, लिख लिया। चलो अब मैं इसकी एंट्री देता हूँ तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ जाएगा, ठीक है। तो ये अब मैं अकाउंटिंग करवा रहा हूँ AK लिमिटेड के बुक्स में, ठीक है। AK लिमिटेड ने क्या क्या किया है? एक तो लोन लिया है, लोन टेकन, प्लस सेल एंड लीज बैक। दानिश बोलता है हम 15 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं निकालेंगे? ये 15 करोड़ ऑलरेडी डे 1 के हिसाब से है,
ये 15 करोड़ जो है वो डे वन के हिसाब से ना, सेल प्राइस तो आप डे वन पे डिसाइड करते हो, तो ये ऑलरेडी अमाउंट डे वन का है। तो डे वन के अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर ये अमाउंट फ्यूचर का होता ना तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते ना, ये अमाउंट ही डे वन का है, तो क्यों आएगी प्रेजेंट वैल्यू? यस। तो ए के लिमिटेड अकाउंटिंग कैसे करेगा? देखो मैं आपको है ना एकदम सिंपल वे आउट दिखाता हूँ इसका। आप लोन का अकाउंटिंग अलग करना और सेल एंड लीजबैक का अकाउंटिंग अलग से करना। तो लोन का अकाउंटिंग कैसे करेंगे? पहला, कितना लोन लिया ऐसा मानेंगे, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन विल बी 15 करोड़ 15 करोड़। दिस इज योर लोन कंपोनेंट। इसके आप ना अकाउंटिंग अलग करिए। लोन टेकन मतलब इट इज जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ये वो ऑफ मार्केट टर्म्स का अमाउंट है। सेकेंड, आपने 15 का कैशबैक एज अ लोन रिकॉर्ड किया ना, फिर आप लीज बैक की एंट्री मारोगे, तो इसकी एंट्री क्या थी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी करते थे, और फिर आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी करते थे। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, जब आप यहां कैश बैंक रिकॉर्ड करोगे तो अब मैं क्या इधर 90 रिकॉर्ड करूं क्या? नहीं मुन्ना नहीं, 90 मत रिकॉर्ड करना, उसमें से 15 अपन ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं ना लोन कंपोनेंट के लिए। तो यहां आप इफेक्टिवली सेल के लिए जितना आपने रिसीव किया वो रिकॉर्ड करोगे। आपने सेल के लिए भले दिखने में 90 रिसीव किया, 90 में से 15 तो लोन था, तो आप यहां कैश बैंक कितना रिकॉर्ड करोगे? आप सिर्फ 75 करोड़ रिकॉर्ड करोगे। समझा मैंने क्या बोला? सिमिलरली पीपी तो बाहर जाकर कैरिंग अमाउंट के ऊपर 50 करोड़। सिमिलरली व्हेन यू विल रिकॉर्ड लीज लाइबिलिटी ईयर, जब आप लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे ना, तो आप 73.73 नहीं रिकॉर्ड करोगे, नहीं, आप इधर 73.73 रिकॉर्ड नहीं करोगे, नहीं, आप बोलोगे भाई 73.73 में से तो 15 तो लोन कंपोनेंट था, 15 तो अपन ने ऊपर लोन कंपोनेंट के नाम पे रिकॉर्ड किया था, तो कितना रिकॉर्ड करोगे लीज लाइबिलिटी के हिसाब से? 58.73 रिकॉर्ड करोगे। मैं बता रहा हूं आप सिर्फ यहां और यहां मिस्टेक करोगे, आप सिर्फ यहां और यहां मिस्टेक करोगे, बराबर। चलो आरओयू का अमाउंट खुद निकालो और प्रॉफिट एंड लॉस का फिर मेरे को अमाउंट दे देना। आरओयू का अमाउंट निकालोगे और मुझे आप प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दे दोगे। आरओयू का अमाउंट निकाल के मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दे देना। आरओयू कितना आ रहा है? 39.15। चेतन ने, सार्थक ने उनका ने आंसर किया क्या? मुझे आरओयू का अमाउंट चाहिए। नीलेश और राधा ने आंसर किया, ठीक है। प्रमोद, तेजस्विनी, वेरी गुड, ठीक है। ऐश्वर्या ठीक है, करीना ठीक है, प्रियंका ठीक है। कोशिश करने का, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग, इट इज ऑफ नो कंसर्न, रॉन्ग हुआ तो भी ठीक है। तो अपन कितना रिकॉर्ड करेंगे आरओयू के नाम पे? तो आपको वर्किंग चाहिए तो ऐसा देख लो, 50 करोड़ का असेट का फेयर वैल्यू वॉज 75, तो 58.73 का कितना होता? तो इट विल बी 39.1। समझ रहे हो? मतलब मैं बोलूं, मैंने वो 15 करोड़ को तो अलग से लोन मान लिया, उसको ना मैंने इधर गिना, किधर भी नहीं गिना मैंने उसको, कैश बैंक में भी नहीं गिना मैंने, यहां से उसको एल में भी नहीं गिना, उसको दोनों जगह से मैंने माइनस ही कर दिया, क्यों? अलग से रिकॉर्ड किया ना इसलिए। और बाकी आपका रहेगा पीएनएल 5.42, दिस विल बी योर प्रॉफिट, दिस विल बी योर प्रॉफिट। ठीक है, चलो मैं ना आपको, यू कैन टेक 2 मिनट्स, आप इस दोनों एग्जाम्पल को, स्पेशली एग्जाम्पल नंबर 2 को, यू विल रिवाइज इट, रट्टा मत मारने बैठो, एक बार ऊपर से गो थ्रू करो, ठीक है, सिर्फ गो थ्रू करो, मेरी गारंटी है सिली मिस्टेक अवॉइड करके बाकी आपको आ जाएगा अमाउंट, अगर आपने सिली मिस्टेक अवॉइड कर दी तो। ठीक है, से एक बार रेफर कर लो, ठीक है, रेफर किया गाइस एक बार, ठीक है, चलो।
आपको अगर 10-20% भी समझाना काफ़ी है मेरे लिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू अंडरस्टैंड 100%। पहली बार पढ़ रहे हो, लेटेस्ट स्टेज पे आपको समझ जाएगा। ठीक है, चलो। जीतू बोलता है ब्रीदर। अरे ब्रीदर नहीं, मैं तुमको अच्छा ब्रेक देता हूँ ना। एक कंसेप्ट कर लो, फिर अच्छा ब्रेक देता हूँ तुमको मैं। ब्रीदर का ले लूँगा, आ जाओ। एक बढ़िया एक क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा मीठा मीठा सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपके तरफ प्रस्तुत करता हूँ मैं बढ़िया सा क्वेश्चन। तुमको मजा आ जाएगा एकदम ही। ठीक है, चिंता मत करो, आ जाओ। ये देखो, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन एक। इलस्ट्रेशन नंबर 45, मार्क करना एल्डोराडो, LDR। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा तुमको। आओ इधर। क्या बोलता है देखो, एन एंटिटी सेल्स अ बिल्डिंग टू अनदर एंटिटी, है ना। एन एंटिटी सेलर लेसी सेल्स अ बिल्डिंग टू अनदर एंटिटी फॉर कैश ऑफ 30 lakhs। बेचा कितने में? 30 में बेचा। ठीक है, आगे। इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजेक्शन द बिल्डिंग इज कैरिड एट अ कॉस्ट ऑफ 15 lakhs। इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 15। तो मैं बोल दूं दिस इज माई सेलिंग प्राइस, दिस इज माई कैरिंग अमाउंट। आगे। एट द सेम टाइम सेलर लेसी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द राइट टू यूज फॉर 20 years। ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। 2 lakhs पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लीज रेंटल कितना है? 2 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर। आगे। द टर्म्स एंड कंडीशंस of the transaction are such that the transfer of building by the seller lessee satisfy the blah 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 blah। आगे। the fair value of the building, fair value दिया हुआ है, is 27 lakhs। बिल्डिंग का फेयर वैल्यू इज 27 lakhs, है ना। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इफ एनी आर टू बी इग्नोर्ड। IRR दिया हुआ है 12%, है ना। बायर क्लासिफाइज एज ऑपरेटिंग लीज, इसका क्या करना सिखाऊंगा मैं, वो छोड़ दो। हाउ द सेट ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड बाय द सेलर लेसी एंड बायर लेसर, दोनों के बुक्स में पूछा है। 8 मार्क का जब पूछा था एग्जाम में तो सिर्फ सेलर लेसी का पूछा था, बायर का पूछा ही नहीं था। बट अपन दोनों का सॉल्व करेंगे। तो दोनों का आएगा तो कितना मार्क का आएगा? 12 मार्क का आएगा मोस्टली। ठीक है, आपको देखो कुछ स्कैम कंपोनेंट, या अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो यू विल सी समथिंग एट ऑफ मार्केट टर्म्स। यू विल सी समथिंग, सेलिंग प्राइस 30 है, फेयर वैल्यू 27 है। फेयर वैल्यू के ऊपर कैसे बेच दिया तुमने, तो आपको कुछ तो ऑफ मार्केट टर्म्स का कंपोनेंट दिखेगा। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा चेक करने के लिए आप कहाँ अटक रहे हो। आप सब लोग कोशिश करोगे। ठीक है, मुझे क्या चाहिए आपसे सुन लेना। आप 2 एंट्रीज मारोगे, एक वो स्कैम वाली एंट्री, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, देखो वो स्कैम वाली एंट्री मारोगे, और एक सेकेंड एंट्री आप मारोगे सेल एंड लीज बैक की। तो जो सेकेंड एंट्री है, पहली एंट्री मारना, सेकेंड एंट्री मारना। सेकेंड एंट्री का जो बैलेंसिंग फिगर आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर, मुझे बता देना ये कितना आता है। आप सबको मैं ना 4 मिनट दे रहा हूँ, 4 मिनट 3 मिनट दे रहा हूँ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबने ट्राई किया एक बार? मेरे को जितने लोगों ने आंसर किया चैट बॉक्स में, मैक्सिमम लोग का तो करेक्ट आंसर है भाई। मतलब कोई बात नहीं, और बाकी जिनका नहीं आ रहा है तुम्हारे लिए मैं हूं। जिनका रॉन्ग आया ना, अच्छी बात है, रॉन्ग आया, पता है क्लास में रॉन्ग आना चाहिए, ताकि आप बात आपको मिस्टेक समझेंगे ना, कहाँ मिस्टेक करिए अपन। चलो आ जाओ, वरना मैं सिखाने क्यों बैठा हूँ फिर, अगर आपका सही आ रहा है तो। अगर आपका सही आएगा तो मजा नहीं आएगा ना मेरे को फिर सिखाने में, तो थोड़ा गलत तो आना चाहिए। तो चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 45, LDR कैसे करेंगे? सबसे पहले हम किसके बुक्स में कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर लेसी। ठीक है, हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर लेसी। सबसे पहले आपको दिख गया था ना कुछ तो स्कैम है, उसको अपन बोलते हैं ऑफ मार्केट टर्म्स। इसको अपन लोन कंपोनेंट बोल देते हैं, लोन कंपोनेंट, जिसको अपन लोन गिवन लोन टेकन मानते हैं ना। दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस द फेयर वैल्यू विच इज इक्वल टू 30 lakhs माइनस 27 lakh विच इज इक्वल टू 3 lakhs, बराबर। ठीक है, इस 3 लाख की अकाउंटिंग अलग करना है, तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी? 2 एंट्री मारनी है। सबसे पहले आप एंट्री मारोगे लोन कंपोनेंट की। क्या एंट्री मारोगे? आप बोलोगे कैश बैंक टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी 3 lakhs,
3 lakhs, ठीक है। सेकेंड एंट्री आप किसकी मारोगे? सेकेंड एंट्री आप मारोगे सेल एंड लीज बैक की। अच्छा, इसकी एंट्री मैंने कैसे मारनी सिखाई थी? आपको बस एंट्री कंबाइन करनी होती है ना, तो ऐसे पहले एंट्री लिख दिया करो। बेचा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी होता है, ठीक है। फिर लीज पे दिया तो आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। बेचा कितने में था सर? 30 में बेचा। 30 मत रिकॉर्ड कर लेना येडी की तरह, उसमें से 3 तो ऊपर रिकॉर्ड कर चुके हैं ना, तो यहां कितना रिकॉर्ड करेंगे हम? सिर्फ 27 लाख रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड, जो कैरिंग अमाउंट था वो कितना था? कैरिंग अमाउंट मेरे ख्याल से इट वाज 15 लाख, तो बाहर करो 15 लाख के ऊपर, ठीक है। व्हाट अबाउट लीज लाइबिलिटी? ये लीज लाइबिलिटी कितना रहेगा? तो निकालता हूं इधर में, इट वाज 2 lakhs, सॉरी 2 lakhs इंटू पिंटू चिंटू एनुइटी फैक्टर ऑफ 20 years एट द रेट 12%, तो आपको आंसर आएगा 1493,889। 14, आपको आंसर ऐसा आता है ना, 1493,889। इस पे रिकॉर्ड मत करना येड़े की तरह। इसमें से 3 lakhs तो वो उसके लिए ना, हमने बोला था ना लीज पेमेंट्स के अंदर हम कंपेंसेट करेंगे जो लोन लिया है, तो 3 लाख माइनस कर देना इसमें से, तो आपका आएगा 1193,889। या तो आपने यहां मिस्टेक करी होगी या आपने यहां मिस्टेक करी होगी। अगर आपने ये दो मिस्टेक अवॉइड कर दी फिर आपकी मिस्टेक हो ही नहीं सकती। क्यों? अब अपने को आरओयू ढूंढना था, तो आरओयू कैसे ढूंढेंगे? मैंने आपको बेसिक चीज बताई थी ना कि 27 lakhs की फेयर वैल्यू पे कैरिंग अमाउंट कितना था? 15 लाख। तो 27 में से आप इतना तो पे ऑफ अभी कर रहे हो, तो 1193,889 के वैल्यू पे कैरिंग अमाउंट कितना होगा? कितना होगा वो भाई? तो आप वो ये लिखोगे इधर 663272। और अगर आपने मिस्टेक किया तो अच्छी बात है कि इधर मिस्टेक होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना भाई। 7271 कुछ तो ऐसे ही आता है आपको, बस बाकी डिफरेंस आएगा पीएनएल टू पीएनएल 669383। आपने नोटिस करा मैंने आपको 5 सेकंड पहले ही, मतलब क्वेश्चन के 5 मिनट पहले ही वार्न किया था कि आप ये दो जगह मिस्टेक करोगे। वार्न करने के बावजूद 5 मिनट बाद वही मिस्टेक हुई। 2 मिनट पहले बताया फिर भी सेम मिस्टेक हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी ना, वो तो आकाश कंदी ने सॉल्व किया था, तुमने सॉल्व नहीं किया था। एग्जाम में यही होता है, देख के लगता है कि आता होगा, फिर सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। इसलिए मैं घर पे कहता हूं लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप रेफर के घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मिस्टेक हो जाएगी भाई, ध्यान रखना। बट यस, मजा आ गया। यही आता ना, ठीक है। अब ये तो डे 1 की अकाउंटिंग हो गई, ये तो आपने डे 1 पे अकाउंटिंग करी सर, हाँ ये डे 1 की अकाउंटिंग हो गई। अब मुझे ईयर एंड पे भी तो अकाउंटिंग करनी है। दिस इज डे 1 की अकाउंटिंग, ये डे 1 पे है, ये भी डे 1 पे है, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक? किसको कुछ क्वेरी तो नहीं है ना? कुछ क्वेरी है तो पूछ लो। चलो अब ईयर एंड की अकाउंटिंग कर लेते हैं। ईयर एंड पे करूँ क्या? कैश बैंक तो क्या है, पी असेट तो बाहर चला गया। आरओयू को अपन क्या करते हैं ईयर एंड पे? वी डेप्रिशिएट दिस। तो ईयर 1 के एंड पे व्हाट वी विल डू? वी विल डेप्रिशिएट आरओयू, डेप्रिसिएशन टू आरओयू असेट। कितना आता है? 663272 डिवाइड बाय 20 ईयर्स। तो हम बोलेंगे 663272 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू 33164 ले लेते, 3316 ले लेते। पहला ईयर 1 के एंड पे सर एक ही एंट्री आएगी क्या? नहीं, ईयर 1 के एंड पे और क्या एंट्री आएगी? ये लीज लाइबिलिटी की एंट्री आएगी, ये लीज लाइबिलिटी की एंट्री आएगी, बराबर। उसके अलावा एक और चीज होएगा, ये जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया है, मैं बोलूं इसका भी तो एलएटी बनेगा ना। आपको इसका भी एलएटी प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको इसका भी एलएटी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपके पास दो दो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, एक लोन के नाम से और एक लीज लाइबिलिटी के नाम से, दोनों का एलएटी बनेगा भाई, दोनों का क्या बनेगा? एलएटी बनेगा। तो चलो एक काम करते हैं, एंट्री के लिए लीज सम स्पेस और अपन एलएटी बनाते हैं। सराउंडिंग ऑफ डेसिमल की वजह से डिफरेंस। पल्लवी मैंने, मतलब आप अभी बैच के एंड पे हो, मैंने कितने बार बोला राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस इज फाइन, दैट इज चलता है। हमको थोड़ा सपना आने वाला है कि राउंडिंग ऑफ का कितना फर्क आने वाला है, तो राउंडिंग ऑफ का अगर फर्क आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट इज फाइन।
चलो वर्किंग नोट नंबर 1 आप एक तो बनाओगे LAT फॉर लीज लाइबिलिटी, बराबर। ईयर 1 ओपनिंग, इंटरेस्ट एट द रेट 12%, रीपेमेंट क्लोजिंग, ठीक है। सेकंड एक और बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 2, यू विल प्रिपेयर LAT फॉर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ईयर 1 ओपनिंग, ओपनिंग के बाद आएगा इंटरेस्ट एट द रेट 12%, फिर आप लिखते हो रीपेमेंट, फिर आप लिखते हो क्लोजिंग, ठीक है। चलो बनाने का ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग कितना था? ओपनिंग वॉज ऊपर से देखो ना 11,93,889, 11,93,889, अच्छा ठीक है। इंटरेस्ट तो निकाल सकते हैं एट द रेट 12%, तो निकाल लेते हैं 11,93,889 इंटू 12%, तो कितना आएगा 143267। सर रीपेमेंट कितना था? अगर आपने रीपेमेंट 2 लाख बोला तो आप गलत हो। क्यों? अबे वो 2 लाख का जो रीपेमेंट हो रहा था ना, दिस 2 लाख इज नॉट ओनली फॉर लीज लाइबिलिटी। ये 2 लाख में आप थोड़ा लोन कंपोनेंट भी पे कर रहे हो और थोड़ा एलएल भी पे कर रहे हो, तो सर ये रीपेमेंट तो है नहीं हमारे पास, फिर नहीं है, ठीक है। चलो एक ट्राई करते हैं इसका, एफएल का सॉल्व करने को। एफएल का ओपनिंग कितना? 3 लाख, इंटरेस्ट एट द रेट 12%, 36,000। सर इसका भी हमारे पास रीपेमेंट का कॉलम तो है ही नहीं, आपके पास दोनों का यही नहीं है, रीपेमेंट कितना रहेगा दोनों के लिए? मैं क्या करूं अभी? मेरे को इतना पता है दोनों को मिलाकर आप हर साल 2 लाख रुपया पे कर रहे हो, और 2 लाख में से थोड़ा आप एलएल के लिए पे कर रहे हो, थोड़ा एफएल के लिए पे कर रहे हो, ऐसा ही है ना। ये जो 2 लाख का है लीज रेंटल्स, ये लीज रेंटल 2 लाख पूरा एलएल के लिए नहीं है, थोड़ा लोन के रीपेमेंट के लिए है और थोड़ा एलएल के लिए है। अब मेरे पास बाइफर्केशन ही नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 3, है ना। मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 3, बाइफर्केशन ऑफ रीपेमेंट, बाइफर्केशन ऑफ रीपेमेंट। 2 लाख का रीपेमेंट है ये पता है, ये 2 लाख आपने दो चीज के लिए पे किया ये भी पता है, थोड़ा आपने एलएल के लिए पे किया है, थोड़ा आपने एफएल के लिए पे किया है। कोई मुझे बताएगा किस रेशो में बाइफिकेट करेंगे? स्निग्धा कहते हैं प्रोपोर्शनेट, जीतू ने मेरे को एक आंसर दिया है, सिद्धांत ने मेरे को एक आंसर दिया है, बोलता है प्रोपोर्शनेट। मुझे बताओ ना 2 लाख को मैं कैसे बांटूं? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें से एलएल के लिए कितना हो रहा है और एफएल के लिए कितना हो रहा है? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ये चीज? बताओ, कोई कोशिश कर सकता है कि ये 2 लाख का एलएल के लिए कितना और एफएल के लिए कितना? बताओ। जीतू रॉन्ग आंसर है वो। आपके ना स्क्रीन पे आंसर, आपको पता है क्या? आपके स्क्रीन पे ही आंसर है। तेजस्विनी ने कुछ आंसर किया है, नवनीत ने आंसर किया, दानिश ने आंसर किया, ठीक है। दानिश, नवनीत और काफी लोगों ने करेक्ट आंसर किया। सुन लो क्या रहेगा, शफी का भी करेक्ट आंसर है, नीलेश का भी करेक्ट है। सुन लो कैसा रहेगा। मैं बोल दूं दिस 2 lakhs हैज बीन पेड फॉर 2 थिंग्स, एलएल एंड एफएल, इन व्हाट रेशियो? आपके पास एलएल का ओपनिंग बैलेंस है, आपके पास एफएल का ओपनिंग बैलेंस है। मैं बोलूं इस रेशियो में बाइफिकेट मार सकते हो। लॉजिकल है ना भाई, कोई भी चीज बांटनी होती तो दोनों का वैल्यू है ना आपके पास, बांट देना इस रेशियो में। तो क्या करूंगा? तो आप बोलोगे 2 lakhs इंटू 11,93,889 डिवाइड बाय 14,93,889 और 2 lakhs इंटू 3 lakhs डिवाइड बाय 14,93,889। 14 कैसे आया? अरे दोनों का टोटल ये 14 आता है, तो कितना आता है इधर? इधर आता है आपका 159,836 और इधर आपका आता है 41,164, इधर आपका आता है 41,164। ये अपन ने नया पार्ट सीखा, ये मैंने आपको एग्जांपल में दिया नहीं था बिकॉज ये एक स्टेप आगे है ना, तो एक अपन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं इसलिए। तो यहाँ अपन ने ये वाला पार्ट नया सीखा, 159,836 और 41,64। तो बस आपको मिल गया रीपेमेंट। अभी यहाँ कितना रहेगा? 159,836 और इधर कितना रहेगा?
4164 हर साल इट विल बी सेम। आपको हर साल वापस नहीं निकालना है, यही हर साल रहेगा अभी आपका रीपेमेंट। तो कितना आएगा क्लोजिंग इधर 1177,320। थैंक यू फॉर द आंसर। और ये कितना आता है 295836। ये आता है 1177,320 और 295836। क्लियर। एवरी ईयर इट विल बी सेम ओनली। अभी लीज रेंटल्स हर साल सेम रहेंगे। अपने को दो एंट्री मारनी थी ना, एक इंटरेस्ट की मारनी थी और एक रीपेमेंट की मारनी थी। चलो ईयर 1 के एंड पे मार देते हैं। ईयर 1 के एंड पे अपन एंट्रीज पास कर देते हैं। अभी क्या बोला भाई, लीज लाइबिलिटी का पहले एंट्री पास करते। LAT वर्किंग नोट नंबर 1 से अमाउंट आया अगर आप पूछोगे तो एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लाइबिलिटी 143,267 143,267 और ये रहेगा लीज लाइबिलिटी टू कैश बैंक 159,836 159,836। सिमिलरली आप ईयर एंड पे किसके लिए एंट्री पास करोगे, आप FL के लिए एंट्री पास करोगे। इसका LAT वर्किंग नोट नंबर 2 से मिलेगा आपको। ठीक है, क्या एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू FL और FL टू कैश बैंक। इंटरेस्ट एक्सपेंस वॉज 36,000 और FL टू कैश बैंक दैट इज रीपेमेंट 4164 4164। दिस बाइफर्केशन वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट। खत्म कहानी। अब तो ये तो हमने किसके बुक्स में अकाउंटिंग करी है, ये हमने सेलर लेसी के बुक्स में अकाउंटिंग करी है ना, इन द बुक्स ऑफ सेलर लेसी। एग्जाम में आया था तो इतना ही आया था, बस ये दो एंट्री पास करनी थी और आपको LAT प्रिपेयर करना था। LAT के लिए आपको सिर्फ ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बस दैट्स इट। और हो गया, सेल एंड लीजबैक में और कुछ भी नहीं है। ये वाला पार्ट तो आपने क्रैक कर ही लिया था, फर्स्ट वाला पार्ट आपने राइट आंसर किया था। जिसने मिस्टेक करी थी उसको मिस्टेक समझ गई थी। बस एक नया पार्ट ये सीखा बाइफर्केशन कैसे करना है। पहली बार में अपने को सीखने की जरूरत पड़ती है, अगली बार तो आप राइट इसको कर ही दोगे। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब आता है किसके बुक्स में अकाउंटिंग, अब आती है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ बायर लेसर। इसकी अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल है, इसकी अकाउंटिंग में ज़्यादा कुछ है ही नहीं खास। तो इसकी अकाउंटिंग फटाफट डिस्कस करते हैं। अपने को बोला था बायर लेसर ने इसको ऑपरेटिंग लीज माना है, ऐसा बोला था ना अपने को। क्या माना है, बायर लेसर ने इसको ऑपरेटिंग लीज माना है। तो चलो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा दिखा देता हूं आपको। सॉल्व करूंगा तो आपको इजीली समझ जाएगा, लिख लिख के समझ लेते आ जाओ। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन, बायर लेसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बायर लेसर ने ऑपरेटिंग लीज माना है इसको, मैंने बोला ओके। ठीक है, तो इस ये क्या एंट्री मारेगा, सिंपल है। सबसे पहले ये भी बाइफिकेट करेगा। कुछ था ना ऑफ मार्केट टर्म्स, दैट इज द लोन कंपोनेंट, है ना। अच्छा, बायर के लिए मैं बोलूं परचेज प्राइस वॉज 30 लैक्स। इसके लिए परचेज प्राइस, उसके लिए सेलिंग 30 थी, इसके लिए परचेजिंग 30 लैक्स है। बट इसमें से माइनस 3 लैक्स ये लोन कंपोनेंट है। अब इसके लिए लोन गिवन है, इसके लिए लोन गिवन है, इसके लिए इट इज अ फाइनेंशियल एसेट। तो 27 लैक्स इज द परचेज प्राइस और बाकी लोन गिवन है, इसके लिए इट इज लोन गिवन हो, इसके लिए इट इज लोन गिवन, फाइनेंशियल एसेट जैसा है। तो पहले आप उसकी एंट्री मारोगे। कैसे एंट्री मारेंगे, हम बोलेंगे डे 1 पे इट इज फाइनेंशियल एसेट टू कैश बैंक। मैं बोल दूंगा इसके लिए लोन गिवन है। अरे उसके लिए लाइबिलिटी तो इसके लिए एसेट होगा ना यार, 3 लाख 3 लाख। ये इसने लोन की एंट्री मारी। सेकंड सेकंड क्या एंट्री मारेगा ये, PPE अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 27 लैक्स 27 लैक्स। रिकॉर्डिंग PPE एट कॉस्ट, जो इसके लिए कॉस्ट है, वो जो परचेस प्राइस है उसकी 27 लैक्स, वो कॉस्ट हो गई ना इसकी। रिकॉर्डिंग PPE एट कॉस्ट। रिकॉर्डिंग मत बोलो, रिकग्नाइज बोलो, रिकग्नाइज PPE एट कॉस्ट, प्रॉपर वर्ड वो होता है। सर ये लीज की कोई एंट्री नहीं मारेगा ये बंदा, लेसोर लीज की एंट्री नहीं मारेगा। अरे इसके लिए ऑपरेटिंग लीज है ना, ऑपरेटिंग लीज में अपन डे 1 पे कोई एंट्री मारते ही नहीं है। अपन तो सिर्फ वो जितना भी अपना रेंटल आएगा वो बुक करते हैं। तो लीज की अकाउंटिंग नीचे दे रहा हूं मैं आपको, लीज अकाउंटिंग
फॉर लेस और डे 1 पे क्या एंट्री मारेगा? नो लीज एंट्री। ट्विंकल मैडम क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर आएगा मजा। ट्विंकल मैडम पूछती ऑपरेटिंग लीज है कैसे मालूम पड़ा? मैडम क्वेश्चन गिवन, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज वाला ईयर एंड पे क्या बोलता है? जो भी पैसा मिल रहा है वो उसकी लीज रेंट होती है ना? तो क्या बोलता है वो? कैश बैंक टू लीज रेंट बोलेगा। अब कितना पैसा मिल रहा है? इसको तो 2 लाख मिल रहा था, तो इसकी लीज रेंट 2 लाख रुपया है क्या? नहीं भाई, हमने ऊपर ही डिस्कस किया था ना कि 2 लाख पूरा लीज रेंट नहीं है। इसमें से लीज रेंट कितना है? लीज रेंट इज 1, ये ऊपर दिखा था ना अपन ने, ये सेम बाइफिकेशन आप यहां यूज करोगे। लीज रेंट था ही कितना? 159,836, तो लीज रेंट इज ओनली 159,836। बाकी तो इसने फाइनेंशियल असेट के लिए रिसीव किया। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 4164, तो लीज रेंट आप 2 लाख रुपया रिसीव नहीं करोगे, आप लीज रेंट के नाम पे सिर्फ 159,836 रिसीव करोगे। सर कैसे मिला? अरे कॉपी फ्रॉम अबोव, इसका बाइफर्केशन दिया था ना वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर, वही सेम बाइफर्केशन आप यूज कर सकते हो, बराबर। और बाकी ईयर एंड पे, एक तो इसने लीज का अकाउंटिंग किया ईयर एंड पे, सेकंड ये जो फाइनेंशियल एसेट है इसका भी तो इंटरेस्ट इनकम और वो करना पड़ेगा ना, रीपेमेंट वगैरह, तो इसके लिए वापस ये बनाएगा एलएटी। एलएटी फॉर फाइनेंशियल एसेट, ईयर 1 ओपनिंग 3 lakhs, इंटरेस्ट एट द रेट 12%, ये आपके लिए इंटरेस्ट इनकम होगी 36,000। रीपेमेंट कितना होगा? ऊपर से कॉपी किया था ना 4164, और क्लोजिंग आपको मिल जाएगा जो भी है, कितना होता है 3 लाख प्लस 12% माइनस 4164, 295,836। ये आपके लिए रीपेमेंट आप रिसीव करोगे। ध्यान रखना ये फाइनेंशियल एसेट तो इंटरेस्ट इनकम है और रीपेमेंट आप रिसीव करोगे, बस अकॉर्डिंगली एंट्री मारना। या फाइनेंशियल एसेट की एंट्री मारो, एलएटी से आपको वर्किंग मिलेगा। पहला रहेगा आपका फाइनेंशियल एसेट टू इंटरेस्ट इनकम 36, और फिर आप बोलोगे कैश बैंक टू फाइनेंशियल एसेट 4164। आप बोलोगे सर ये तो हम ऊपर का भी एलएटी यूज कर सकते थे, उसके लिए वो एफएल था, हमारे लिए वो एफए होगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉपी कर लो। आपको फिर मैं पूरा सेल एंड लीज बैक 2 मिनट के अंदर शांति से रिवाइज करवाता हूं, ताकि आपके दिमाग में सब बैठ जाए, क्योंकि खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए इसकी। सिंपल है, सिर्फ एक बार क्या पूरा समअप कर दूंगा ना तो तुमको मजा आ जाएगा, एकदम ही फील आ जाएगी तुमको, ठीक है। सिंपल है, इट जस्ट रिक्वायर्स 1 प्रैक्टिस। मतलब पूरा इंडेक्स 116 ऐसा ही है, एक बार अगर आपने अकेले में बैठकर थोड़ा वक्त बिता लिया, मजा आ जाएगा तुमको भाई साहब, है ना। इसी बात पे तुम्हारे लिए एक ताली बजाओ पहले। चलो रिकॉर्ड किया, कूल। मैं रिवाइज करा दूं पूरा एक बार, कूल। सुन लो, आ जाओ। इधर चल क्या रहा था? सबसे पहले हमने किसकी बात करी? सबसे पहले हमने सेल एंड लीज बैक की बात करी। इधर होता क्या है, एक सेलर असेट बेचता है, वापस से लीज पे ले लेता है, ठीक है। तो यहां 2 हो गए ट्रांजैक्शन, एक हो गया सेल का ट्रांजैक्शन और एक हो गया लीज का ट्रांजैक्शन, ठीक है। सेल वाले में सिर्फ ये देख लेना कोई लोन कंपोनेंट तो नहीं है ना। कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बेचोगे तो फेयर वैल्यू में बेचना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू के ऊपर बेचा तो लोन कंपोनेंट है, बराबर। क्या लोन कंपोनेंट है? लोन कंपोनेंट को यहां से भी निकाल देना और लीज रेंटल से भी निकाल देना, उसका अकाउंटिंग अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अलग से निकाल लिया। सेम जो लीज रेंटल है 12 करोड़ का, उसमें से कुछ लोन के लिए पे हो रहा होगा, तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू उसमें से 15 मान लेना लोन के लिए है, बाकी आपका लीज पेमेंट्स है, ठीक है। ये आपने एंट्री वगैरह मारी, इसको आपने मेन तो क्वेश्चन में लिंक करा। क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में हमने देखा सेलर लेसी ने क्या किया। सेलर लेसी ने बोला कि हमारा सेलिंग प्राइस 30 था, फेयर वैल्यू 27 है, तो लोन कंपोनेंट है 3 लाख रुपए का, इसका अकाउंटिंग अलग करेंगे। कैश बैंक टू लोन कंपोनेंट, इतना पैसा लोन के लिए रिसीव करा है। जब सेल एंड लीज बैक करोगे
तो सेल की एंट्री और लीज बैक की एंट्री कंबाइन कर देने का। कैश बैंक टू पीपी, सेल आरओयू टू एलएल, लीज बैक, ठीक है। कैश बैंक 30 नहीं 27 रिकॉर्ड करना, 3 लाख ऊपर रिकॉर्ड कर चुके अलग से। पीपी कैरिंग अमाउंट के ऊपर बाहर करना। एलएल को 1493 पे मत रिकॉर्ड करना, उसमें से 3 लाख वाज द लोन कंपोनेंट, तो 1193 पे रिकॉर्ड करने का। आरओयू निकालोगे प्रोपोर्शनेट, पीएनएल आएगा बैलेंसिंग फिगर। ये पहला दिन का था, ये आपको क्रैक हो गया था। ईयर एंड की बात करते हैं। आरओयू होएगा डिप्रिशिएट ओवर 20 ईयर्स, लीज टर्म 20 ईयर्स था, कर दिया डिप्रिशिएट। फिर आता है ईयर 1 का एंड। ईयर 1 के एंड पे अपन क्या बोलते हैं, 2 एलएटी बनेगा, क्योंकि आपके पास 2 लाइबिलिटी है, एक लीज लाइबिलिटी और एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी। एलएटी बनाने गए तो मालूम पड़ा कि रीपेमेंट तो है ही नहीं। रीपेमेंट टोटल है अपने पास 2 लाख रुपया, थोड़ा उसमें से एलएल के लिए थोड़ा एफएल के लिए था, बाइफर्केशन नहीं है हमारे पास, तो क्या करें, जो इनकी डे 1 की वैल्यू आई ना, इस रेशो में बांट देना। बांट दिया सर इस रेशो में, बराबर। जो इसका अमाउंट आया वो एलएल का रीपेमेंट और इसका अमाउंट आया वो एफएल का रीपेमेंट कर दिया, ठीक है, डन। ये अपना पार्ट हो गया, ये खत्म हो गया सेलर लेसी। फिर इसकी एंट्री मार दिया अपन ने, सिंपल। फिर आता है बायर लेसर। क्वेश्चन ने बोला ऑपरेटिंग लीज है, सर नहीं बोलता तो हिंट देता कुछ ना कुछ, बट अब डायरेक्टली बोला ऑपरेटिंग लीज है, मैंने बोला ओके। अब इसके लिए परचेज प्राइस कितनी दी, इसने 30 लाख पे किया है, बट 3 लाख इसने लोन गिवन जैसा है, इसके लिए भी स्कैम तो इसके लिए भी है ना, तो 27 लाख इज ओनली द परचेज प्राइस। तो लोन गिवन अलग से रिकॉर्ड करो और पीपी का परचेज अलग से रिकॉर्ड करो, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, लीज की अकाउंटिंग क्या करनी है। तो ये ऑपरेटिंग लीज है, तो ये कोई अकाउंटिंग नहीं करेगा, लीज के लिए डे 1 पे कोई एंट्री नहीं आएगी। ऑपरेटिंग लीज में हम सिर्फ लीज रेंटल रिकॉर्ड करते हैं, तो हम कैश बैंक टू लीज रेंट रिकॉर्ड करेंगे। पूरा 2 लाख मत रिकॉर्ड करना, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा पूरा 2 लाख आपका नहीं है लीज रेंटल, सिर्फ इतना लीज रेंटल है, तो लीज रेंटल के नाम पे आप इतना ही रिकॉर्ड करोगे, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बाकी जो है वो आपको फाइनेंशियल असेट का रीपेमेंट रिसीव हो रहा है, बराबर। तो एलएटी बनाओगे एफए का, इंटरेस्ट इनकम में बुक करना, रीपेमेंट बुक कर देना, सिंपल, डन एंड डस्टेड। ये क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा लगेगा, इसलिए सिर्फ एग्जाम में बायर लेसर का पूछा था। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो घर से करके गया है, एग्जाम में स्टंट मार ही नहीं पाएगा ये, मतलब ये वैसा क्वेश्चन है, घर से किया है तो ऐसे होएगा, नहीं किया है तो नहीं होएगा। बायर का पूछा ही नहीं था, सिर्फ सेलर लेसी का पूछा, इसलिए 8 मार्क का था। दोनों का पूछते तो 12 मार्क का क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, सेल एंड लीज बैक पे एक ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना।